बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ की इस खास पेशकश में। हम मौजूद हैं शर्म अल शेख, इजिप्ट में एक शानदार और खूबसूरत सा शहर कोस्ट लाइन पर बसा हुआ, और यहाँ पर आयोजन हो रहा है नेटकॉन 2023 बाय क्रेडाई। देश भर के 1400 से ज़्यादा डेवलपर्स यहाँ पर जमा हुए हैं और 2-3 दिनों में एक बड़ा मंथन होगा देश के रियल एस्टेट मार्केट पे। ऑफ कोर्स ये सबसे अच्छा वक्त है जो रियल एस्टेट पिछले कई सालों से जिसका इंतज़ार कर रहा था, बायर्स के लिए, डेवलपर्स के लिए, और यहाँ पर उसी के इर्द गिर्द ढेर सारी बातें होंगी। तो हम भी यहाँ पर बात करेंगे इंडस्ट्री लीडर्स के साथ, बैंकर्स के साथ, रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स के साथ कि यहाँ से रियल एस्टेट की अब अगली तस्वीर क्या बनने वाली है। मेरे लेफ्ट में है बमन ईरानी साहब जो कि प्रेसिडेंट क्रेडाई हैं, और प्रेसिडेंट इलेक्ट पटेल साहब हमारे साथ हैं यहाँ पर। तो आप दोनों से ही बातचीत होगी, शेखर भाई से, बमन भाई से, दोनों से पूछेंगे कि क्या कुछ इस नेटकॉन में निकल के आने वाला है। राइट, तो शुरुआत मैं करता हूँ प्रेसिडेंट साहब आपसे। आपने अपने इनॉग्रल एड्रेस में कहा कि ये हमारे जीवन का बेस्ट टाइम है इन टर्म्स ऑफ रियल एस्टेट। सारे डेवलपर्स को जब आप एड्रेस कर रहे थे, तो ये बेस्ट टाइम इन टर्म्स ऑफ सेल्स, लॉन्चेस यही है या इसमें और भी कुछ इंक्लूड है? देखिए, आप देखेंगे तो रियल एस्टेट की जो बढ़ोतरी हुई है स्पेशली आफ्टर कोविड, तो उसमें हमने देखा है कि लोगों को फाइनली स्टॉक, शेयर्स, गोल्ड्स, बॉन्ड्स, इसके अलावा रियल एस्टेट में काफ़ी दिलचस्पी आई है और काफ़ी इंटरेस्ट आई है। वही नहीं, रेरा के आने के बाद ये जो एक एसेट थी जहाँ पे लोग थोड़ा कभी कभी घबराते थे इन्वेस्ट करने में, बिल्डर कैसा होगा, उसकी एकदम जन्म कुंडली आज रेरा में दिखाई पड़ती है और कस्टमर एकदम इन्फॉर्म्ड चॉइस लेता है। और आप अगर इंडिया की हिस्ट्री देखेंगे तो करीबन 60% ऑफ द वेल्थ ऑफ इंडियंस जो जनरेट हुई है वो रियल एस्टेट के माध्यम से हुई है। तो मेरा ये मानना है कि दिस इज़ अ गुड कॉन्फ्लुएंस ऑफ टाइम्स। इंडिया की भी आज की तारीख में ग्रोथ स्टोरी आप देखेंगे, सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस देखेंगे तो लोगों को ग्रास रूट लेवल पे भी रेस किया जा रहा है। एंड इसके होने से अफोर्डेबल होम्स, सिटीज़ में बड़े घर, ये सारे की बिक्री जो है वो अच्छी तरह से हो रही है। और मेरा ये मानना है दिस इज़ अ ब्यूटीफुल टाइम, क्योंकि नॉट ओनली फॉर इंडिया स्पेशली, क्योंकि नॉट ओनली गाड़ी और घर बट हर चीज़ में एक तरह की रिक्वायरमेंट या एक तरह की लाइफ की रिक्वायरमेंट जो है हमारे इंडियंस की बढ़ रही है, और इससे काफ़ी अच्छा बिजनेस माहौल है। एवरीबडी इज़ शाइनिंग एज फार एज इंडिया इज़ कंसर्न, लाइक दिस ब्यूटीफुल सनी प्लेस कॉल्ड शर्म अल शेख। राइट, शेखर भाई, इस साल सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस है आप लोगों की, 1500 से ज़्यादा डेवलपर्स आए हैं, उसके पीछे आपका एक बड़ा योगदान रहा क्योंकि ये सब ऑर्गेनाइज करने में क्रेडाई गुजरात एक्टिव रहा। ये नंबर क्या शो करता है? ये नंबर क्या ये दिखाता है कि पार्टिसिपेशन सिर्फ दिल्ली, मुंबई, इन जगहों से नहीं है, बाकी सारे तमाम टियर 2, टियर 3 शहरों से भी आ रहा है, जिसका जिक्र कर रहे हैं बमन साहब? जैसे बमन ने बोला, पोस्ट कोरोना रियल एस्टेट मार्केट काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अभी भी ये रजिस्ट्रेशन के आप नंबर्स देखते हैं तो ज़्यादातर टोटल 150 सिटीज़ ऑल अक्रॉस इंडिया से लोग आए हैं यहाँ पर, जो इतना 150 सिटी में से पहले कभी नहीं आते। और 60 to 70% पीपल आर फ्रॉम दी टियर 2, टियर 3 सिटी। तो टियर 2, टियर 3 सिटी में मार्केट भी काफ़ी अच्छा है, लोगों को सीखना है, समझना है कि बड़े डेवलपर, जो बड़े शहर के बड़े डेवलपर है वो कहाँ डेवलपमेंट कर रहे हैं, कैसे डेवलपमेंट कर रहे हैं अपने शहर में, उनके खुद के शहर में, वो लोग उनसे क्या सीख के जा सकते हैं। तो इस बार ये कॉन्फ्रेंस में भी हमने सब्जेक्ट भी ऐसे ही रखे हैं कि लोग जो टियर 2, टियर 3 सिटी से आए हैं, और एक्चुअली मेट्रो सिटी के डेवलपर को भी लाभ होगा इसे, क्योंकि 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी बिल्डिंग में क्या करेगी, प्रीकास्ट टेक्नोलॉजी बिल्डिंग में क्या करेगी, AI का क्या योगदान रहेगा, फाइनेंस में कैसे नए नए मॉड्यूल्स आएंगे, जो अभी जो बैंकिंग चल रहा है वो चल रहा है, उसकी जगह पे टोकनाइजेशन ऑफ रियल एस्टेट कैसे होगा। तो वो सब टॉपिक पे सबको यहाँ के वर्ल्ड के जो भी बेस्ट स्पीकर्स है, जो इसमें एक्सपर्ट्स है, उनको हमने बुलाया है, और सबके लिए कुछ ना कुछ टेक अवे होगा यहाँ। चलिए, बढ़िया बात है। तो फॉरवर्ड लुकिंग है, यहाँ पे थीम लाइन इस साल ये है कि पास से हम फ्यूचर बनाने की बात कर रहे हैं, और इसीलिए इजिप्ट को भी चुना गया है। एक चीज़ जो चेयरमैन साहब ने अपने इनॉग्रल मैसेज में कही, अभी वो हमारे साथ बातचीत में मौजूद नहीं बमन साहब, लेकिन वो
ध्यान देने वाली बात है। उन्होंने कहा कि हमें जो पास्ट में गलतियां हुई हैं उनसे सीख के आगे बढ़ना है। किन गलतियों की बात कर रहे थे वो? तो हमारे कॉन्फ्रेंस का एक थीम भी है, हिस्ट्री बिल्ड्स द फ्यूचर। तो आपकी जितनी मिस्टेक्स पास की हुई, ओवर एस्टिमेट करने की, या अपने प्रॉपर रिसर्च किए बिना प्रोजेक्ट्स करने की, या आधे परमिशंस लेके प्रोजेक्ट में ओवर एग्जुबरेंट होने की, शायद वो उनकी तरफ उनका ध्यान था। लेकिन उससे ज़्यादा मैं मानता हूँ कि अगर एक चीज़ की जानी चाहिए रियल एस्टेट के लिए, तो वो ये है कि लोगों को रियल एस्टेट एकदम ओपनली अवेलेबिलिटी देनी चाहिए। जैसे अब फ्रैक्शनल ओनरशिप जो दिन रियलिटी हो जाएगी हिंदुस्तान में, वहाँ पे मैं समझता हूँ कि छोटे से छोटा आदमी, जैसे स्टॉक मार्केट में, और स्टॉक मार्केट तो क्या है, पेपर है, बट हमारे यहाँ रियल एसेट के लिए वो एक इन्वेस्टमेंट कर सकता है। और ये बहुत अच्छा एक मूव होगा, क्योंकि डेवलपर्सों को अवे फ्रॉम ट्रेडिशनल फाइनेंसिंग या कोई प्राइवेट फाइनेंसिंग लेने की जगह पे थ्रू द ऑर्गेनाइज्ड मीडियम पैसे मिलेंगे। तो आप अगर टोकनाइजेशन ऑफ रियल एस्टेट करते हो, फ्रैक्शनल ओनरशिप अलाउ करते हो, तो मैं समझता हूँ हर कोई आदमी, छोटे से बड़ा, अपने ऑफिशियल टर्म्स पे या ऑफिशियल रास्ते से ही रियल एस्टेट में जिसे कहते हैं इन्वेस्ट करेगा और उसका लाभ पाएगा, डेवलपमेंट बढ़ेगी। और ये डेवलपमेंट जो बढ़ेगी या होएगी वो अच्छी डेवलपमेंट होगी और देश का भी उसमें काफ़ी बड़ा फ़ायदा होगा। लेकिन यहाँ पर शेखर भाई, एक चीज़ जो मैं पूछना चाहूँगा, बहुत बार जिक्र आया आप कॉन्फ्रेंसेस में, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और यहाँ पर जीएसटी को लेकर। अच्छी बात है कि जीएसटी पर आप सरकार से लगातार इन टर्म्स हैं, बातचीत हो रही है, लेकिन अगेन ये स्टेट मैटर है और जीएसटी के भी जो डिसीजन होते हैं उसमें सारे स्टेट्स इन्वॉल्व रहते हैं। क्या स्टेट्स अपना शेयर इतनी आसानी से छोड़ेंगे? कि वो बातचीत आपकी कई सालों से हो रही है, लेकिन कहाँ तक पहुँची और आगे क्या निकलने की उम्मीद है? आपने देखा होगा कि हम लोग जो रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को या तो स्टेट गवर्नमेंट को, वो रिप्रेजेंटेशन जो है वो हमारे लिए नहीं है। ये जीएसटी का भी हम जो बोल रहे हैं, स्टैंप ड्यूटी का बोल रहे हैं और बाकी सब इश्यू बोल रहे हैं, वो कस्टमर के बेनिफिट के लिए। तो एट द एंड ऑफ द डे वी आर फाइटिंग फॉर द कस्टमर। तो ऐसा नहीं है कि जीएसटी कम होने से डेवलपर को कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं होने वाला है। जो जीएसटी का फॉर्मेट है और वो कैलकुलेशन है, वहाँ पर कहीं से जाके हमसे, गवर्नमेंट से कहीं से गलती हुई है समझने में, उसको अंडरस्टैंड करने में। अभी ये 3 साल का उनके पास भी डेटा होगा, तो उसके आधार पे हम बोलते हैं कि ये डेटा आप चेक करो। और इसका सबसे बड़ा नुकसान अफोर्डेबल हाउसिंग को हो रहा है। तो अफोर्डेबल हाउसिंग को नुकसान हो रहा है, तो वो किसको हो रहा है? तो जो अफोर्डेबल घर खरीदना चाह रहा है उसको हो रहा है। तो उसी के लिए हम फाइट कर रहे हैं और कस्टमर के लिए बोल रहे हैं कि ये इसको आप देखो और इसको भी ठीक ठाक करो। इसी दौरान आपने एक रिपोर्ट भी लॉन्च की इस इवेंट में, जो कि कुशमन के साथ है, एंड वो है कि आप बता रहे कि कौन से नए 10 राइजिंग इमर्जिंग मार्केट्स है इंडिया के अंदर। अगर हम उस पर थोड़ी सी बात करें तो क्या वो ज़्यादातर टियर 2 सिटी हैं? इंदौर हो गया, भुवनेश्वर हो गया, कोची हो गया, जयपुर हो गया, लखनऊ हो गया, रायपुर हो गया, नागपुर हो गया। तो क्या इन शहरों की तरफ अब देखा जाए अब स्टोरी टियर 2 में ही है? वो रिपोर्ट देख के आप भी चौकन्ने हो जाओगे कि व्हाट इज़ द काइंड ऑफ ग्रोथ स्टोरी इन स्मॉलर सिटीज़ लाइक जयपुर, इंदौर, रायपुर, कोची। और उधर की जो पोटेंशियल है वो काफ़ी ज़्यादा है। अब क्या है, क्रेडाई के माध्यम से वहाँ के डेवलपर्सों को एक तरह की स्फूर्ति आएगी। दे विल रीड द रिपोर्ट्स, क्योंकि क्या है, बिना रिपोर्ट लिए आई फील यू फील ऐसे चलता था। आज ये रिपोर्ट्स के पढ़ने के बाद लोग इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएंगे और ये अगेन फॉर दोज एरियाज भी अच्छा होगा, क्योंकि इवन इफ सम बिगर डेवलपर्स वांट टू रीच आउट देयर, तो वो भी उस एरिया में पहुंच के अच्छा सा डेवलपमेंट कर सकते हैं। अब कुछ 1-2 सवाल मैं अंतिम आपसे पूछूंगा। शेखर भाई, आपसे अभी सर कह रहे थे जीडीपी के कुछ नंबर्स पे आपने काफ़ी रिसर्च किया है, क्या कह रहे हैं जीडीपी के वो नंबर्स? और हम जानते हैं कि बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस इंडस्ट्री का, लेकिन वो कैसे एक मेजर प्लेयर के तौर पर आएगा? क्योंकि उसके लिए एक पर्टिकुलर प्लान चाहिएगा। ऐसा नहीं होगा कि वक्त के साथ चीज़ें चलेंगी, वो तो हो जाएगा, लेकिन अगर उसको बड़ा कंट्रीब्यूशन देना है तो एक परफेक्ट प्लानिंग चाहिएगी। मेरे हिसाब से तो आज के दिन में भी जीडीपी नंबर्स में रियल एस्टेट मेजर प्लेयर है ही, उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा है। डायरेक्ट जीडीपी में रियल एस्टेट का कंट्रीब्यूशन देखो तो 2017 में 5% था, अभी 2023 में ऑलमोस्ट 8% तक हम पहुंच जाएंगे। और जिस तरह से अभी रियल एस्टेट चल रहा है उसको रिकॉग्नाइज हो रहा है, लोग भी समझ रहे हैं, तो उस तरह से हमको लगता है कि नेक्स्ट यानी 2030 तक वी विल कंट्रीब्यूट समवेयर अराउंड 15% इन जीडीपी।
इनडायरेक्ट जो जीडीपी में हमारा कंट्रीब्यूशन है, आप देखो 250 इंडस्ट्री के हम लार्जेस्ट कंज्यूमर है। तो आज आदमी जाके रिटेल में जाके कुछ टी शर्ट खरीदता है, जीन्स खरीदता है तो 5,000 रुपये का 10,000 रुपये का खरीदता है। पर डेवलपर के पास जो कस्टमर आता है वो 25 लाख से लेके 25 करोड़ तक का घर खरीदता है, और वो 25 लाख या 50 करोड़ में से डेवलपर 250 इंडस्ट्रीज़ में से अलग अलग माल, जैसे स्टील है, सीमेंट है, विंडोज़ है, फ्लोरिंग मटेरियल है, वो सब ये सब का कस्टमर है। तो हम जिसके कस्टमर है उन लोगों का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 250 इंडस्ट्री का 40% 45% के आसपास है। तो कुल मिला के रियल एस्टेट है इंडिया के 50% जीडीपी पे इफेक्ट करता है। जब जब रियल एस्टेट अच्छा रहा है, आप पास में भी जाके देखोगे नंबर्स, तो जब रियल एस्टेट का परफॉर्मेंस अच्छा है, इंडिया का जीडीपी का परफॉर्मेंस अच्छा होता है। चलिए, तो ये कहानी बहुत अच्छी है और ऐसी चले भी, हम भी ये चाहते हैं। लेकिन बमन साहब, ये बात करना भी ज़रूरी है कि रियल एस्टेट एक ऐसी चीज़ है कि जब पेन देती है तो बहुत ज़्यादा देती है, और वो कस्टमर के एंड पे। मैं क्रेडाई एज अ ऑर्गेनाइजेशन ही आपसे सवाल करना चाहता हूँ। पोस्ट रेरा काफ़ी बदलाव हुए हैं, काफ़ी सुधार हुए हैं, लेकिन शायद आप भी मानेंगे कि अभी भी बहुत सारा काम बाकी है। उस दिशा में कैसे बढ़ रहे हैं? देखिए, चेंज को आप थोड़ा टाइम दीजिए, क्योंकि हर चीज़ ओवरनाइट चेंज नहीं हो सकती। और एक्चुअली हम गवर्नमेंट से भी ये कहते हैं कि आप आंकड़े चेक कीजिए। 2017 के बाद, जब से रेरा आने के बाद, हमारे डेवलपर्स ऑर्गेनाइज होने के बाद, हमने कितनी सारी उनको ट्रेनिंग्स दी है, कितने सारे हमने उनको गाइडेंस दिए हैं। ये सब होने के बाद हमारे जो डेवलपर्स हैं, आपको क्लियरली मैं बताता हूँ, 2017 के बाद शायद डेलिक्वेंसी 1 या 1.5% से कम है। और ये शायद सारी इंडस्ट्रीज़ को लेके, वेदर यू टेक इट इन द स्टील इंडस्ट्री, पावर इंडस्ट्री, ऑटो इंडस्ट्री, कहीं पे भी आप देख लो तो ये डेलिक्वेंसी लोएस्ट रही है। और आप समय दीजिए। आई थिंक रियल एस्टेट इज़ कमिंग इनटू इट्स मैच्योरिटी राइट नाउ। और ओवरऑल मैंने जैसे कहा, इट इज़ प्रॉब्ली द बेस्ट टाइम। मेरी ज़िंदगी में तो डेफिनेटली इज़ द बेस्ट टाइम इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल ऑर्गेनाइज डेवलपमेंट जो हो रहा है। वी आर वेरी वेरी हैप्पी। और क्रेडाई के माध्यम से हमने जितनी हमारे मेंबर्सों को 13,300 से ज़्यादा मेंबर जो हैं, उनको जितनी हमने गाइडेंस दी है, जितनी हमने ट्रेनिंग दी है, बस उसका ये सब फल है कि सब अच्छी तरह से चल रहा है। बहुत क्विकली, अगले 5 साल के लिए आपका प्रोडिक्शन? अगले 5 साल में रियल एस्टेट विल टच $1 ट्रिलियन और मे बी क्रॉस $1 ट्रिलियन। अगले 5 साल में आप देखेंगे तो कई नए टाइप के रियल एस्टेट में ये आएंगे, सुधार आएंगे। आप देख ही रहे हो, वेयर हाउसिंग का जो एक ये रहा है, इट्स बीन वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ग्रोइंग, और वेयर हाउसिंग की रिक्वायरमेंट बढ़ गई है। डेटा सेंटर्स एक काफ़ी बड़ा न्यू ऑर्गेनाइज बिजनेस है। स्टूडेंट हाउसिंग है, ओल्ड एज होम्स है, बैचलर अकोमोडेशंस, या जो कहते हैं लेडीज़ हॉस्टल्स बन रहे हैं। ये सारी चीज़ें आप देखेंगे तो आई मीन, आई डोंट नीड टू प्रिडिक्ट इट, ऑल द प्रिडिक्शंस आर देयर। सारे रिसर्च रिपोर्ट्स पॉइंट टूवर्ड्स द ग्रोथ। एंड जैसे शेखर भाई ने कहा, 1 ट्रिलियन इज़ नॉट टू फार अवे। चलिए, तो 1 ट्रिलियन देश के लिए 5 ट्रिलियन का लक्ष्य है, आगे बढ़ाते हुए 10, उसमें से जो 1 ट्रिलियन है, उम्मीद करेंगे कि वो रियल एस्टेट से आएगा। और बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमसे बातचीत करने के लिए। आइए, तो इस बातचीत के बाद ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। शर्म एल शेख इजिप्ट में बातचीत हमारी लगातार जारी है। अभी हमने इंडस्ट्री लीडर्स को सुना। ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे कुछ रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स और बैंकर्स, जिनसे हम बातचीत करेंगे और समझेंगे कि उनका पर्सपेक्टिव इंडियन रियल एस्टेट को लेकर अब क्या है। वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है आपका शर्म एल शेख इजिप्ट में, जहां पर जारी है क्रेडाई नेटकॉन 2023। ब्रेक से पहले हमने इंडस्ट्री लीडर से बातचीत की कि वो इस वक्त रियल एस्टेट मार्केट को किस तरीके से देख रहे हैं और आगे कैसा फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहे हैं। अब वक्त है कि हम बातचीत करेंगे कुछ रियल एस्टेट एक्सपर्ट से, बैंकर्स से, और उनका नज़रिया जानेंगे कि इस पूरी सिचुएशन को लेकर उनका क्या मानना है। हमारे साथ है एचडीएफसी कैपिटल के एमडी और सीईओ विपुल रुंगटा साहब। तो सर, अच्छा लग रहा है यहाँ पर आपसे बातचीत करते हुए। बैकग्राउंड में शायद हमारे दर्शकों को भी ये पार्टी सुनाई दे रही होगी, गाने बज रहे हैं, और रियल एस्टेट की भी अभी तो कह सकता हूँ पार्टी चल रही है। तो अभी के सिनारियो को एज अ बैंकर, एज अ एचडीएफसी कैपिटल के एमडी सीईओ, उस नज़रिए से आप कैसा देख रहे हैं? विपिन, इसमें कोई दोहराई नहीं है। एंड पोस्ट कोविड जो एक बाइंग फ्रेंजी आया है, मल्टीपल फैक्टर्स के कारण आया है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो बोला जा रहा है कि कोविड के कारण हो रहा है, आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ स्ट्रक्चरल इश्यूज विच हैव ऑल ब्रिंगिंग टुगेदर द पॉजिटिविटी। फॉर एग्जांपल, जी, हम जो उस टाइम बात कर रहे थे, डीमोनेटाइजेशन होगा, रेरा आ गया, इतने सारे डेवलपर्स में प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स,
ऑल दीज क्रिएटेड ह्यूज इश्यूज, उससे काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई मार्केट में, कस्टमर्स का प्रॉब्लम चल रहा था, डेवलपर्स का प्रॉब्लम चल रहा था, लेकिन इससे एक ओवरऑल पॉजिटिविटी और कॉन्फिडेंस आ गया है। आज की डेट में ये सिचुएशन है कि अगर एक प्रोजेक्ट लॉन्च होता है तो द कस्टमर कॉन्फिडेंस कि ये प्रोजेक्ट डिलीवर होगा इज़ इन माय ओपिनियन ऑल टाइम हाई। लेकिन एक सवाल, मैं कुछ रिपोर्ट्स पिछले दिनों देख रहा था, आपने अभी हर तरह के सेगमेंट की बात की, लेकिन वो रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है कि अफोर्डेबल सेगमेंट पीछे चला गया है। क्या सच में ऐसा हुआ? नॉट एट ऑल। अगर लोग 3 करोड़ रुपए का घर खरीद सकते हैं तो इस देश में क्या आप ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि 40 लाख या 50 लाख का घर नहीं खरीद पाएंगे? ऐसा नहीं है। स्टैटिस्टिक्स ऑलवेज हाइड मोर थिंग्स देन दे टॉक। ओके। फॉर एग्जाम्पल, आपको ये देखना है, ये जो फर्स्ट ऑफ ऑल अफोर्डेबल हाउसिंग की डेफिनेशन क्या है। वो डेफिनेशन है 40 लाख रुपए का घर। ये 2014 की डेफिनेशन है। 2014 से लेके आज तक अक्रॉस द कंट्री प्राइस ऑफ एनी हाउस हैज गॉन अप फ्रॉम 50% टू 150%, लेकिन 40 लाख वहीं का वहीं है। नंबर 1। नंबर 2, आप ये देखिए कि सप्लाई कितनी यूनिट्स की आई है जी। कितने प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हैं जो इस सेगमेंट में है। अगर प्रोजेक्ट लॉन्च ही कम हो गए तो ऑब्वियसली सेल कम तो होगा। आप कह रहे हैं कि उतना डिमांड की तो कोई कमी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास मकान ही नहीं है उस रेंज में तो फिर बिकेगा कैसे? जब बिकेगा नहीं, जब लॉन्च नहीं होगा तो बिकेगा नहीं, और बिकेगा नहीं तो वो स्टैटिस्टिक्स में दिखेगा कि आपका माल यहाँ नहीं आया है। एंड अनफॉर्चुनेटली पीपल आर टॉकिंग दैट दिस इज अ डिमांड साइड इशू। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे गुड़गांव में अफोर्डेबल हाउसिंग जो स्कीम है, वन ऑफ द टॉप अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम्स है इस देश की। इट इज़ वेरी सक्सेसफुल। सिर्फ 1 या 2 डेवलपर्स ने वहाँ पर 12 लाख, 28 लाख, 40 लाख, 50 लाख रुपए के घर बनाए हैं। उसमें 10 टाइम, 15 टाइम, 25 टाइम्स ओवर सब्सक्रिप्शन है। ओह, मतलब एक घर के लिए 15 लोग अप्लाई कर रहे हैं, जी, तो डिमांड की क्या कमी है? सही बात है। प्रॉब्लम ये है कि मैं हाई क्वालिटी वेल प्राइस्ड होम्स एट गुड लोकेशंस मैं दे सकता हूँ या नहीं दे सकता हूँ, एंड दिस अप्लाइज टू ऑल सेगमेंट। हमारे साथ पुष्पन वेकफील्ड के इंडिया और साउथ एशिया हेड अंशुल जैन साहब हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। अंशुल जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते, ग्लैड टू बी हियर। थैंक यू। एंड मेरा सवाल यही है कि ये जो टॉप 10 डेस्टिनेशंस हैं और इसमें बड़े अच्छे और खूबसूरत शहर देश के शामिल हैं, इंदौर, भुवनेश्वर, लखनऊ, जयपुर का। सो ये क्राइटेरिया आपका क्या रहा इन शहरों को चुनने का? इसके पहले कि हम शहरों के बारे में बात करें, मैं ये बताना चाहता हूँ कि इंडिया की जो अभी तक डेवलपमेंट हुई है उसमें जो इंडिया के 8 या 9 मेट्रो शहर हैं उनके ऊपर डिस्प्रपोर्शनेटली लार्ज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट रही है। बिल्कुल। क्योंकि ये शहर आगे बढ़े हैं औरों से ज़्यादा, लेकिन अब इस फेज़ में जैसा कि आपने कहा, आई थिंक द डेवलपमेंट इज़ नाउ मूविंग इनटू सेकेंडरी सिटीज़, टर्शरी सिटीज़। लेकिन जो नेक्स्ट 10 डेस्टिनेशंस हैं उसमें हमने जो क्राइटेरिया चुना इसके लिए, हमने सबसे पहले पॉपुलेशन ग्रोथ, क्योंकि जहाँ पे पॉपुलेशन होती है एंड ग्रोइंग जीडीपी, तो जीडीपी मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, मतलब पर कैपिटा जो है लोग पैसा ज़्यादा कमा रहे हैं। जो हमने देखा कि इन 10 शहरों में जो भारत का औसत जीडीपी है उससे 3 या 4 गुना जीडीपी इन शहरों में है, और ग्रोथ काफ़ी फास्ट है। सो बेसिकली ग्रोइंग पॉपुलेशन विच इज़ गेटिंग रिचर इन दीज सिटीज़, अवेलेबिलिटी ऑफ टैलेंट, बिकॉज स्किल्स जो है पोस्ट कोविड के पहले लोग भागते थे बैंगलोर, दिल्ली, बॉम्बे। अब जो है लोग कह रहे हैं कि हमारी लिविंग स्टैंडर्ड्स इज़ बेटर इन स्मॉलर सिटीज़ एंड देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी बिकॉज लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं एंड वहाँ पे रह के भी आप अपने करियर बना सकते हैं। तो स्किल अवेलेबिलिटी, टर्शरी एजुकेशन मतलब इंजीनियरिंग हो गया या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो गया या साइंस के कॉलेजेस हो गए, आर्ट्स के कॉलेजेस हो गए, तो वो उसकी अवेलेबिलिटी, लिविंग इंडेक्स की मतलब आपका इन्वायरमेंट कैसा है वहाँ पे रहने का, एंड ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। तो ये 5-6 क्राइटेरिया थे। इस बेसिस पे हमने 17 शहरों को चुना और इस 17 शहरों में हमने 10 को शॉर्टलिस्ट किया कि ये 10 हमारे हिसाब से आने वाले समय पे रियल एस्टेट के हिसाब से और जनरल निवेश के हिसाब से अच्छा करेंगे और रियल एस्टेट के हिसाब से अच्छा करेंगे। 10 शहरों में मतलब 4 करीब साउथ इंडिया में है, जैसे विशाखापट्टनम हो गया, कोयम्बटूर हो गया, तिरुवनंतपुरम हो गया, कोची हो गया, 2 सेंट्रल में हो गए, इंदौर, नागपुर,
और उसके अलावा हमारा लखनऊ है, भुवनेश्वर है, जयपुर है, तो इस तरीके से 10 शहर। तो अंशुल, यहाँ पर एक सवाल मेरे मन में आएगा कि जब पिछला ग्रोथ साइकिल देखा था हमने इंडिया में, तब भी इन शहरों की बात हुई थी और इन्होंने एक हद तक वो पोटेंशियल दिखाया भी था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि जितना सोचा था उतनी ग्रोथ, उतना सब कुछ हमें दिखाई नहीं दिया। इस बार ऐसा क्या अलग है? देखिए, अब जो है ओवरऑल ग्रोथ इंडिया की काफ़ी एक लेवल पे पहुंच गई है, राइट। अगर आप चाइना को देखें तो चाइना के पास 18-20 शहर हैं जो कि बड़े शहर हैं, विच इज़ वर्किंग, और ये सारी चीज़ें लास्ट 15 या 20 साल में चाइना में हुई हैं। अगर अब हमारी भारत सरकार का अब नए पॉलिसीज़ देखते हैं तो दे आर एक्टिवली प्रमोटिंग डिफरेंट सिटीज़। अगर आप G20 की मीटिंग भी देखते हैं तो G20 की मीटिंग सिर्फ दिल्ली में नहीं हुई, वो अलग अलग शहरों में G20 पहुंचा। वो किस लिए पहुंचा? क्योंकि हम शोकेस कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि वहाँ डेवलपमेंट हो। सेकेंड है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है, कनेक्टिविटी, एयरपोर्ट कनेक्टिविटी, 300 एयरपोर्ट के निर्माण हो रहे हैं इंडिया में। सो एयरपोर्ट कनेक्टिविटी, रेलवे कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, ऑल ऑफ दैट हैज़ इम्प्रूव्ड। डिजिटल कनेक्टिविटी हैज़ इम्प्रूव्ड। तो आप अभी छोटे शहरों में बैठ के या अपने शहर में बैठ के कहीं का भी काम कर सकते हैं। तो उस वजह से ये अब जो है ये उन्नति हो रही है। 10-15 साल पहले जब हमने ये बात की थी, ये फैक्टर्स थे नहीं। शर्म एल शेख इजिप्ट में क्रेडाई नेटकॉन 2023 अब अपने अंतिम चरण में है। तो क्या हमने यहाँ पर सुना, क्या देखा, क्या समझा? ढेर सारी बातें हुई हैं, लेकिन फोकस इस बात पर रहा है कि जो इंडियन रियल एस्टेट है अब वो एक नए फेज़ में जा रहा है। ऐसे वक्त जब बहुत कुछ अच्छा चल रहा है, बहुत कुछ वैसा चल रहा है जो सबके लिए शायद ठीक है, लेकिन यहाँ से आगे क्या, यहाँ से किस तरह की राह पकड़ेगा, यहाँ से लोगों के घरों में क्या परिवर्तन आएगा, उनके एक्सपीरियंस में क्या परिवर्तन आएगा, टेक्नोलॉजी अपना क्या रोल प्ले करेगी, इंडस्ट्री किस तरीके से ग्रो करेगी, और साथ में वो देश के विकास में किस तरीके से अपना बड़ा और अहम रोल प्ले करेगी, ये सारी बातें यहाँ पर हुई हैं। ऑन कार्ड्स ये बातें हैं, ऑन ग्राउंड कितनी आएंगी ये हमेशा की तरह देखने वाली बात होगी, लेकिन काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहा है इस समय इंडियन रियल एस्टेट का सीन, और यही बातें यहाँ पर हुई है। अब हम भी यहाँ से साइन ऑफ करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारी इस खास पेशकश में साथ रहने के लिए। विपिन भट्ट, CNBC आवाज़।